बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन। तो आज की प्रैक्टिस हम शुरू करते हैं। देखिए, आज के सेशन में हम चार ऐसे वर्ड्स को यूज करना सीखेंगे, उनका एक्चुअल मीनिंग सीखेंगे। जैसे कि आई हैव टू और आई एम टू, और दूसरे दो हैं इन टर्म्स ऑफ एंड इन ऑर्डर टू। ये फॉर्मल वर्ड्स हैं, लेकिन इनका यूसेज हमको पता होना चाहिए और इनके ऑल्टरनेट्स क्या हैं। हमें ये कैजुअल कॉन्वर्सेशन में सुनाई क्यों नहीं देते हैं, इनके बदले में हम क्या यूज कर रहे होते हैं अनजाने में। सो दैट ऑल वी गोना डिस्कस, और साथ ही साथ कुछ डेली यूज के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे और उन सेंटेंसेस में इन वर्ड्स को हम यूज करेंगे। राइट, सो आई विल बी शेयरिंग माई स्क्रीन विद यू। स्क्रीन में आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। प्रैक्टिस करने का बेस्ट तरीका बस यही है कि whatever you see on the screen in English, you repeat every sentence after me। लॉजिक को समझेंगे, उसके बाद में सेंटेंसेस में यूज करेंगे। उन सेंटेंसेस को आप साथ के साथ लाउडली रिपीट करिएगा, जिससे कि प्रोनाउंसिएशन की आदत पड़ेगी और ये सेंटेंसेस याद भी हो जाएंगे। देखिए, एक्चुअल में क्या है, आई हैव टू और आई एम टू ऑलमोस्ट सेम है। हैव टू तो आपको पता है, बिल्कुल सिंपल सा, जैसे कि आई हैव टू गो टू दिल्ली, आई हैव टू स्टडी हार्ड, आई हैव टू वर्क हार्ड। मुझे कोई भी काम करना है अपनी इच्छा से, ऑब्लिगेशन है, यानी कि मुझे करना ही करना है, मेरी जिम्मेदारी है, मेरा दायित्व है, तो वो आई हैव टू है, जो हम अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में इस्तेमाल करते हैं। आई हैव टू की जगह पर हम आई एम टू का इस्तेमाल करते हैं। ये ऑल्टरनेट है, लेकिन ये थोड़ा फॉर्मल यूज होता है। जैसे कि आई एम टू अटेंड द कॉन्फ्रेंस नेक्स्ट वीक। एम टू एक तो है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी, दूसरा इसके पीछे एक भाव छुपा हुआ होता है कि ये जो काम मैं कर रहा हूँ, ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन नहीं है, ये काम मुझे किसी और के द्वारा दिया गया है। ये जिम्मेदारी के बतौर आप इंडिकेट कर रहे हैं कि ये मेरी जिम्मेदारी है। जैसे कि आई एम टू अटेंड अ कॉन्फ्रेंस नेक्स्ट वीक, मुझे अगले हफ्ते एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करना है, लेकिन ये मुझे किसी और के द्वारा दिया गया काम है। एक दूसरा सेंटेंस आप देखिएगा, जैसे कि इसके जगह पे हम कहें शी इज टू डिलीवर द प्रेजेंटेशन एट द मीटिंग। अब होता क्या है, फॉर्मली हम यूज कर रहे हैं, उसको काम दिया गया है प्रेजेंटेशन देने का। शी इज टू डिलीवर द प्रेजेंटेशन एट द मीटिंग, उसको प्रेजेंटेशन देना है, बॉस ने उसको ये काम दिया है। अगर हम यहाँ पर ये कहते हैं शी हैज टू डिलीवर द प्रेजेंटेशन एट द मीटिंग, तब भी गलत नहीं होगा। कंपल्जन है, उसकी जिम्मेदारी है, उसका दायित्व है, लेकिन ये थोड़ा फॉर्मल वर्ड है। बस फर्क इतना सा है, शी हैज टू और शी इज टू। हैज टू नॉर्मल है कि हमने उसकी जिम्मेदारी बता दी, वो करना ही करना है उसको, और शी इज टू थोड़ा फॉर्मल है और साथ साथ ये इंडिकेशन जा रहा है कि ये काम उसको किसी ने दिया है करने के लिए। राइट, जैसे तीसरा सेंटेंस आप देखिए, वी आर टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट बाय द एंड ऑफ द मंथ। वी आर टू यानी कि हमें ये प्रोजेक्ट दिया गया है किसी और के द्वारा और हमें ये करना ही करना है। राइट, ये हमारी जिम्मेदारी है। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं, वी हैव टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट बाय द एंड ऑफ द मंथ, यानी एंड तक हमें ये करना ही करना है। बाय द एंड ऑफ द मंथ, बाय हम वहां इस्तेमाल करते हैं टाइम के लिए, जैसे कोई काम प्रोग्रेस में है और उस समय पर जब खत्म हो जाएगा, तो बाय का हम इस्तेमाल कर देते हैं कि इस मंथ के अंत होते होते हमको ये खत्म कर देना है। वी आर टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। आप ना पांच छह सेंटेंसेस हम इन सबके इस्तेमाल करके प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको इसमें कॉमन फैक्टर समझ में आएगा कि सब में कॉमन बात क्या है। तो आपको लॉजिक समझ में आ जाएगा कि आर टू, इज टू, एम टू कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, दे आर टू फॉलो द सेफ्टी गाइडलाइंस ऑल द टाइम। जैसे कि जब वो ऑफिस में होते हैं या कंस्ट्रक्शन साइट पर होते हैं, दे आर टू फॉलो द सेफ्टी गाइडलाइंस ऑल द टाइम। यहाँ पर इंडिकेशन किया जा रहा है कि जहाँ वहाँ की जो सेफ्टी गाइडलाइंस हैं वो बनी हुई हैं, अब वो उनको जिम्मेदारी दी गई है, उनके ऊपर वो थोपी गई है। दे आर टू फॉलो द सेफ्टी गाइडलाइंस ऑल द टाइम। या फिर अगर हम यहाँ पर ये कहते हैं, दे हैव टू फॉलो द सेफ्टी गाइडलाइंस ऑल द टाइम, तब भी कोई गलती नहीं होगी। राइट, लेकिन इसमें मैसेज क्या बदल रहा है, दे हैव टू तो यानी कि उनको ही करना पड़ता है, वो करना ही करना है। दे आर टू यानी उनको ये काम दिया गया है, उनको ये जिम्मेदारी दी गई है। दे आर सपोज टू, सपोज टू मतलब भी वही है कि उनसे उम्मीद ऐसी है, तो दे आर टू फॉलो द सेफ्टी गाइडलाइंस ऑल द टाइम। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, द शेफ इज टू प्रिपेयर अ स्पेशल मेन्यू फॉर द इवेंट। अब देखिए, शेफ का क्या काम है, शेफ इज टू प्रिपेयर अ स्पेशल मेन्यू फॉर द इवेंट। इसमें भी वही है कि भाई इवेंट होने वाला है, अब शेफ को ये जिम्मेदारी दी गई है, ही हैज टू प्रिपेयर अ स्पेशल मेन्यू फॉर द इवेंट, करना ही करना है। या फिर द शेफ इज टू प्रिपेयर अ स्पेशल मेन्यू फॉर द इवेंट। तो कोई ज्यादा फर्क नहीं है। आई होप कि आपको लॉजिक समझ में आया होगा। हैव टू, हैज टू जब हम कह देते हैं तो स्पेशली बंदे की जिम्मेदारी ठहरा रहे हैं कि भाई उसकी जिम्मेदारी है, लेकिन अगर इज टू या एम टू कह रहे हैं तो हम ये जताने की कोशिश कर रहे हैं जिम्मेदारी तो अभी भी हमारी है, लेकिन ये काम हमको दिया किसी और ने। साथ के साथ एक फीलिंग और भर दी जाती है उससे। अब जैसे कि इस चीज को आप देखिए, द स्टूडेंट्स आर टू सबमिट देयर असाइनमेंट्स बाय फ्राइडे। स्टूडेंट्स को असाइनमेंट सबमिट करना ही करना है, क्योंकि टीचर ने दिया हुआ है द स्टूडेंट्स हैव टू सबमिट द असाइनमेंट बाय फ्राइडे।
ऐसे कह देंगे तो स्टूडेंट्स की जिम्मेदारी है ये, और स्टूडेंट्स आर टू सबमिट द असाइनमेंट बाय फ्राइडे, यानी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट दिस टास्क इज गिवन बाय द टीचर, टीचर ने ये टास्क उनको दिया है, राइट। तो लॉजिक आपको समझ में आया होगा। अब आपका टास्क क्या है कि अब आपको R2 is to M2 कोई भी एक रूल समझ के एक ऐसे सेंटेंस में यूज करना है जो वाकई वहां पर सूटेबल साउंड करे, और कमेंट सेक्शन में लिखना है अगर आप सही यूज करते हैं सेंटेंस को, उस वर्ड को, देन आई गिव यू ए लाइक, और गलत होगा तो हम उसको एक्सप्लेन करेंगे और थोड़ा करेक्ट कर देंगे, राइट। नाउ अब दूसरा जो हमारे पास में आता है इन ऑर्डर टू। इन ऑर्डर टू का सीधा सा मतलब है कि मैं कोई टारगेट अचीव करना चाहता हूं, और उसके संबंध में जब मैं कोई काम कर रहा हूं, जैसे कि कुछ टारगेट अचीव करने के लिए, तो इन ऑर्डर टू, इसको अचीव करने के लिए मैं काम कर रहा हूं। जैसे सेंटेंसेस आप देखिएगा, राइट, जैसे कि शी इज सेविंग मनी इन ऑर्डर टू बाय अ कार, यानी कि वो कार खरीदना चाहती है, इसलिए इन ऑर्डर टू बाय अ कार शी इज सेविंग द मनी। या फिर बिल्कुल कैजुअली कह देते हैं शी इज सेविंग द मनी बिकॉज शी वांट्स टू बाय अ कार, राइट। तो ऑल्टरनेट्स हम यूज करते हैं कैजुअल कॉन्वर्सेशन में, हम तोड़ तोड़ के सेंटेंसेस बोल रहे होते हैं। ये फॉर्मल है, एक सेंटेंस में पूरा का पूरा लिखना पड़ता है, तो इन शब्दों का इस्तेमाल होता है, जैसे कि शी इज सेविंग द मनी इन ऑर्डर टू बाय अ कार। ना एक अगला सेंटेंस आप देखिए और ज्यादा गहराई से समझ में आ जाएगा, जैसे कि आई एम एक्सरसाइजिंग डेली इन ऑर्डर टू इंप्रूव माई फिटनेस। आई एम एक्सरसाइजिंग डेली इन ऑर्डर टू इंप्रूव माई फिटनेस, यानी कि फिटनेस को इंप्रूव करना चाहता हूँ, ये अचीवमेंट चाहता हूँ मैं, इसको अचीव करना चाहता हूँ, गुड हेल्थ अचीव करना चाहता हूँ, दैट्स वाई आई एम एक्सरसाइजिंग डेली। तोड़ तोड़ के अगर बोल दें तो सिंपल कह सकते हैं आई एम एक्सरसाइजिंग डेली बिकॉज आई वांट टू इंप्रूव माई हेल्थ। तो बिकॉज का ऑल्टरनेट कहा जा सकता है इसको कि इन ऑर्डर टू हम तब वहां इस्तेमाल करते हैं जहां पर हम कोई टारगेट अचीव करना चाहते हैं, उसको अचीव करने के लिए कोई काम कर रहे हैं, राइट। जैसे आप तीसरा सेंटेंस देखिए, दे आर स्टडिंग हार्ड इन ऑर्डर टू गेट गुड मार्क्स। दे आर स्टडिंग हार्ड, स्टडी हार्ड मतलब बहुत ज्यादा मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, इन ऑर्डर टू गेट गुड मार्क्स, अच्छे मार्क्स लेने के लिए वो बहुत ज्यादा मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं। अब इसी को तोड़ तोड़ के आप बोल के कोशिश करिए, मान के चलिए आपको इन ऑर्डर टू हटाना है, राइट, इन ऑर्डर टू हटाना है, वो बहुत मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं क्योंकि अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं। हाउ वुड यू से दिस इन इंग्लिश, कमेंट सेक्शन में लिख के देखें कि इन ऑर्डर टू को हटाना है, इसके अलावा क्या ऑल्टरनेट यूज कर सकते हैं, सेंटेंस इसको तोड़ के बोल के देखिए एक बार, राइट। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, डोंट बी लेजी एट राइटिंग, लिख दीजिएगा, ये थोड़ा याद रह जाएगा हमेशा के लिए। ओके, सो ही इज वर्किंग ओवर टाइम इन ऑर्डर टू मीट द प्रोजेक्ट डेडलाइन। ही इज वर्किंग ओवर टाइम तक काम कर रहा है वो, ही इज वर्किंग ओवर टाइम इन ऑर्डर टू मीट द प्रोजेक्ट डेडलाइन। इन ऑर्डर टू हटा दूं मैं तो ही इज वर्किंग ओवर टाइम बिकॉज ही वांट्स टू मीट द प्रोजेक्ट डेडलाइन, राइट। और अगर पहले वाले हम फॉर्मूले यूज करें यहाँ पर, ही इज वर्किंग ओवर टाइम बिकॉज ही इज टू मीट द प्रोजेक्ट डेडलाइन। अब इज टू मैंने यहाँ इस्तेमाल कर दिया, ही इज टू मीट द प्रोजेक्ट डेडलाइन, यानी कि उसको ये टास्क दिया गया है, राइट। तो इज टू इस्तेमाल करके मैंने साथ के साथ इंडिकेट कर दिया कि वो उसकी अपनी इच्छा नहीं है, उसको ये काम दिया है किसी ने, राइट। अगर मैं कह दूं ही इज वर्किंग ओवर टाइम बिकॉज ही हैज टू मीट द प्रोजेक्ट डेडलाइन, इसका मतलब है वो उसकी जिम्मेदारी है, थोड़ा सा इंडिकेशन है केवल, तो शब्दों का मीनिंग नहीं है, शब्दों का इंडिकेशन होता है, फीलिंग है कि कितना एम्फेसाइज कर रहे हैं, कितना लाइटली कह रहे हैं, राइट। सो लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, शी इज लर्निंग इंग्लिश इन ऑर्डर टू ट्रेवल द वर्ल्ड मोर कंफर्टेबली। वो वर्ल्ड घूमने जाने वाली है, दुनिया घूमना चाहती है, ज्यादा कंफर्ट के साथ घूम पाए बिना परेशानियों के, दैट इज वाई शी इज लर्निंग इंग्लिश। घुमा फिरा के 100 तरीके से इस चीज को कह सकते हैं, शी इज लर्निंग इंग्लिश इन ऑर्डर टू ट्रेवल द वर्ल्ड मोर कंफर्टेबली, राइट। या फिर ऐसे कह सकते हैं शी वांट्स टू ट्रेवल द वर्ल्ड मोर कंफर्टेबली, दैट इज वाई शी इज लर्निंग इंग्लिश। ऐसे कह सकते हैं शी इज लर्निंग इंग्लिश बिकॉज शी वांट्स टू ट्रेवल द वर्ल्ड मोर कंफर्टेबली। तो इन ऑर्डर टू का ऑल्टरनेट जहां तक है हर सेंटेंस में हम ऐसे इस्तेमाल कर पा रहे हैं, बिकॉज कह के दो सेंटेंसेस में तोड़ देते हैं कि वो टारगेट क्या अचीव करना चाहता है और क्यों अचीव करना चाहता है, राइट। जैसे कि आई एम वॉचिंग योर सेशन बिकॉज आई वांट टू इंप्रूव माई इंग्लिश, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे बोल सकते हैं आप, आई एम वॉचिंग योर सेशन इन ऑर्डर टू इंप्रूव माई इंग्लिश, राइट। बिकॉज और इन ऑर्डर टू ऑलमोस्ट सेम है, बिकॉज हम नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में इस्तेमाल करते हैं कैजुअली, और इन ऑर्डर टू लिखने के टाइम फॉर्मल थोड़ा वर्ड है, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, इन टर्म्स ऑफ। इन टर्म्स ऑफ एक्चुअल में कई जगह इस्तेमाल होता है इसका, जहां भी सेंटेंस में इस्तेमाल होगा सिचुएशन के हिसाब से मीनिंग बदलता है। इन टर्म्स ऑफ का वैसे नॉर्मल जो लॉजिक है, जो मीनिंग है वो यही है कि इस संबंध में, जैसे हम हिंदी में कई बार कहते हैं कि इस हिसाब से, इस हिसाब से, जैसे कि पैसे के हिसाब से तो वो होटल ठीक है लेकिन कंफर्ट के हिसाब से ठीक नहीं है, राइट। तो इन टर्म्स ऑफ मनी दैट होटल इज अफोर्डेबल,
In terms of money, that hotel is affordable, but in terms of comfort, it's not suitable. राइट, तो इन टर्म्स ऑफ मतलब इस हिसाब से, इस पर्सपेक्टिव से अगर हम सोचें तो इन टर्म्स ऑफ, जैसे कि आप दो सेंटेंसेस के एग्जांपल देखिएगा, खुद से समझ आ जाएगा लॉजिक इसका। जैसे कि इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी दिस स्मार्टफोन इज एडवांस, यानी कि टेक्नोलॉजी के हिसाब से अगर हम बात करें, इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी दिस स्मार्टफोन इज एडवांस्ड, ये एडवांस लेवल का स्मार्टफोन है। राइट, लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, अगला सेंटेंस आप देखिए। in terms of fee, in terms of fees the college is affordable, right, in terms of fees the college is affordable, यानी कि अगर पैसे की बात करी जाए, पैसे के हिसाब से तो, फीस के हिसाब से तो कॉलेज ठीक है। तो कुल मिलाकर के वही मीनिंग निकल के आ रहा है कि इस चीज के हिसाब से तो, यानी कि इन टर्म्स ऑफ दिस। राइट, लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, जैसे हम बात कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ साइज, यानी कि साइज के हिसाब से अगर देखें, इन टर्म्स ऑफ साइज दिस सूटकेस इज लार्जर देन द वन आई हैड बिफोर, यानी कि जो मेरे पास पहले था, जो मेरे पास पहले था, इन टर्म्स ऑफ साइज दिस सूटकेस इज लार्जर देन द वन आई हैड बिफोर, जो पहले मेरे पास था उससे ये थोड़ा सा बड़ा है साइज के हिसाब से। राइट, इन टर्म्स ऑफ साइज, तो हिसाब से यानी इस संबंध में, इसका मतलब बस यही है। एक दो सेंटेंस आप खुद से बना करके देखिएगा, आपके सेंटेंसेस ठीक होंगे देन आई विल गिव यू ए लाइक, और गलत होंगे तो हम उनको करेक्ट कर देंगे। और कोई भी कंफ्यूजन अगर आपको होता है, कोई रूल समझ नहीं आता, कोई सेंटेंस समझ नहीं आता, या इसमें कोई भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट कहीं रह जाता है, देन यू कैन आस्क क्वेश्चंस इन कमेंट सेक्शन, वी आर ऑलवेज देयर टू रिप्लाई। हमेशा हम रिप्लाई करते हैं, सॉल्यूशन देते हैं। सो आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस दिस कार इज फास्टर देन द कार आई हैड बिफोर, जो मेरे पास पहले थी आई हैड बिफोर, उससे ज्यादा फास्ट है। इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस दिस कार इज फास्टर देन द कार आई हैड बिफोर, जो कार मेरे पास पहले थी। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, आपको रिपीट करते चल रहे हैं ना, रिपीट करेंगे तो देखिए एक्चुअल में क्या है, सुन के हमें लग सकता है समझ आ गया, रिपीट करेंगे तो और गहराई से वर्ड ऑर्डर जब आपको समझ में आएगा तो ग्रामर अपने आप समझ में आ जाएगा। राइट, लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, इन टर्म्स ऑफ प्राइस, पैसे के हिसाब से अगर सोचें तो इन टर्म्स ऑफ प्राइस दिस ऑप्शन इज मोर अफोर्डेबल देन द अदर वन, दूसरे ऑप्शन से ये वाला ऑप्शन ज्यादा ठीक लग रहा है, इकोनॉमिकल लग रहा है, अफोर्डेबल लग रहा है। इन टर्म्स ऑफ प्राइस दिस ऑप्शन इज मोर अफोर्डेबल देन द अदर वन, दूसरे वाले से। राइट, अब अगर मुझे एक सेंटेंस बोलना पड़े कि मेरी आंख में दोबारा दर्द हो रहा है, मेरी आंख में दोबारा दर्द हो रहा है, सो वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन तो हम करेंगे नहीं, ये तो अलग चीज थी, ये तो हमें वर्ड के यूसेज सीखने थे कि कौन से शब्द को कैसे इस्तेमाल करना है। अब मैं कहूँ मेरी आंख में दोबारा दर्द हो रहा है, सो आई एम एक्सपीरियंसिंग द पेन अगेन इन माई आई, आई एम एक्सपीरियंसिंग द पेन अगेन इन माई आई, शायद ये ठंड की वजह से है जो मुझे हो रखी है। राइट, अब इस प्रकार के जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं तो हमको इन चीजों को थोड़ा सिचुएशन को समझ के बोलना होता है कि सिचुएशन क्या है। सिचुएशन को बोलने की कोशिश करेंगे तो इंग्लिश अपने आप बाहर आएगी, नेचुरली आएगी और सारे सेंटेंसेस बड़े इजी हैं। लेकिन अगर मैं इन शब्दों को बोलने की कोशिश करूं, शायद ये ठंड की वजह से जो मुझे हो रखी है, शब्दों का ट्रांसलेशन ना करके हम अगर इसको नॉर्मली कह दें, आई एम एक्सपीरियंसिंग द पेन इन माई आई अगेन, मे बी इट इज बिकॉज ऑफ द कोल्ड आई हैव गॉट, मे बी इट इज बिकॉज ऑफ द कोल्ड आई हैव गॉट। तो हमें वर्ड ऑर्डर पता होना चाहिए, आई हैव गॉट लास्ट में भी लगाया जा सकता है, जिसको कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस।